जय हिंद। वेलकम टू द शाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, हमें मैग्नेटिज्म चैप्टर का रिवीजन करना है। एक लेक्चर हमने कर लिया, आज हम शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म का रिवीजन लेक्चर 2। रिवीजन लेक्चर 1 के अंदर हमने बात की भी कोई भी शेप की आपके पास में वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। सेकंड वाले लेक्चर के अंदर हम डील करेंगे, मान लीजिए कोई चार्ज है, वो चार्ज मूव कर रहा है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें तो वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसा कर रहा है, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कैसा फोर्स सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये बच्चों अपने इसको शुरू करते हैं। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज रुका हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है आपके पास में, ठीक है, और ये रेस्ट पे है आपके पास में, ये मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ऐसे आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास और एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ पे आपके पास में अगर चार्ज रुका हुआ तो सिर्फ आपके पास में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगता नहीं है। ये बात आप जानते हैं। अब इसका रीजन भी आप जान सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस चार्ज से पूछूंगा भाई तो क्या कर रहा है, तो बोले मैं रुका हुआ हूँ, और अगर मैं रुका हूँ सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से इस पर फोर्स लगा हुआ। क्या रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता नहीं? रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता नहीं, चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जब ये चार्ज मूव करेगा तभी ये मैग्नेटिक जो आपके पास में फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो इस पर कुछ फोर्स लगा सकता है, लगाएगा ये कोई जरूरी है, लगा सकता है की बात मैं कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में एक चार्ज है, वो ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी तरफ आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर अगर आप पूछेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो बोलेगा हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। क्यों? इसका रीजन ये है कि चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे, और आपस में इंटरेक्ट होंगे, इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा देंगे। सिमिलरली अगर आप बात करें इससे मैग्नेटिक फोर्स, तो हाँ इसमें मैग्नेटिक फोर्स अब की बार लगेगा। क्यों लगेगा मैग्नेटिक फोर्स? बिकॉज ये मूविंग चार्ज जब आपके पास में है, अगर कोई चार्ज आपके पास मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स लग जाएगा। पर उसमें डायरेक्शंस वगैरह भी देखनी पड़ती है, कि डायरेक्शन मूव कर रहा है वो सब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन में होगा तो फोर्स है, ये कुछ जरूरी नहीं है। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप जानते ही हैं, दैट इज F = q v क्रॉस b, उसको थोड़ी देर में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, लास्ट वाले लेक्चर का टॉपिक था वो एक्चुअली, वो हम ये देखते हैं कि एक मूविंग चार्ज कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि एक मूविंग चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि मूविंग चार्ज कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। तो आप उसे ऐसे ही बोल सकते हैं, बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट लॉ फॉर मूविंग चार्ज, फॉर मूविंग चार्ज। इससे पहले वाले लेक्चर में जो आपने बायट-सावर्ट लॉ देखा था वो किसकी वजह से था, वो करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी वजह से बता रहा था। यहाँ पे जो बायट-सावर्ट लॉ है वो मूविंग चार्ज की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में जनरेट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, बायट-सावर्ट लॉ फॉर ए मूविंग चार्ज। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे क्यू चार्ज मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और आपसे यहाँ पे किसी से आर्बिट्ररी पोजीशन O के ऊपर पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, जो dB आता है आपके पास में, dB दैट इज कितना, μ/4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइड बाय r3। ऐसा एक्सप्रेशन याद है आपको? ये था करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, दैट इज μ/4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइड बाय r3। ये था बायट-सावर्ट लॉ फॉर ए करंट कैरिंग एलिमेंट। पर अगर यही आप एक मूविंग चार्ज के लिए लगाएंगे तो एक्सप्रेशन कितना बनेगा, आप इसको क्या लिख देंगे, I को लिख दीजिए dq/dt। क्यों सर? क्योंकि मुझे करंट नहीं चाहिए, मुझे चार्ज चाहिए, तो मैं यहाँ पे I को dq/dt कर दूंगा बच्चों, तो ऐसा बन जाएगा dB = μ/4 पाई, सेम का सेम, dq/dt करूँगा तो ऊपर तो q बन गया, और बाई dt था वो इसमें चला गया, dl/dt तो वो क्या बन गया, v बन गया। ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, दैट इज μ/4 पाई qv क्रॉस r डिवाइड बाय r3। समझ में आ गया? यहाँ पे q चार्ज हो गया, v इसकी वेलोसिटी होगी, r शो कर रहा है पोजीशन वेक्टर का, जैसे इस वाले इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं तो इसको ओरिजिन मानते हुए इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज r वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो ये जब भी आपसे कोई मूविंग चार्ज की वजह से पूछे, जैसे कई बार क्या होता है, ऐसे बोलते हैं q चार्ज है वो ऐसे घूम रहा है इसके अराउंड ना, घूम रहा है, तो आपसे पूछा बताओ सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये पूछिए। एक चार्ज है तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आपके पास, तो आपसे पूछते बताओ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये अगर पूछ लिया तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। पर लोग इसको ऐसे नहीं करते, लोग ऐसे कर देते हैं कि अगर ये करंट होता
अगर एक करंट कैरिंग लूप होता तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, तो लोग आई की वैल्यू बोल देते हैं q डिवाइड बाय 2 पाई आर बी। तो ऐसे भी करते ठीक है, पर ये वाला जो रिजल्ट है वो हमेशा सही नहीं है ना। ये अगर ऐसे घूम रहा सेंटर पे पूछा तभी सही है, अगर यहीं पे कहीं एक्सिस पे होता तब आप ऐसे नहीं कर सकते। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे क्यू चार्ज ऐसे आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है ना, आपको बोला गया सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, या तो इस एक्सप्रेशन बेसिक से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे बेसिक से, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, एंगल 90 डिग्री है तो डायरेक्टली ये वी क्रॉस आर को वी आर लिख देंगे डायरेक्टली ना, अभी नहीं लिख रहा बिकॉज स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप इसको डायरेक्टली से हटा सकते थे बिकॉज वी वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, एंगल 90 डिग्री है। एक तो बेसिक तरीका होगा, ये सबसे सही है, इसमें कभी नहीं फंसेंगे। दूसरा तरीका लोग ऐसे कर देते हैं कि इसको करंट मान लेते हैं, इसमें करंट कितना इक्विवेलेंट करंट दैट इज आई इज इक्वल टू q डिवाइड बाय 2 पाई r डिवाइड बाय v, q बाय t। समझ में आ रही बात, ये आई आ गया। अच्छा अगर ये आपके पास में करंट आ गया तो इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसमें आई डिवाइड बाय 2r। तो ऐसे करेंगे तो इस वाले केस में रिजल्ट सही बैठ जाएगा। पर अगर ये सवाल ऐसे होता कि ये रिंग है, इसके यहाँ पे एक्सिस वाले कोई पॉइंट में पूछ लेता तब इससे करते जवाब गलत आ जाता ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा, नीट में नहीं पूछेगा आपसे, नीट में मैक्सिमम सेंटर में पूछेगा, तो सेंटर में पूछे तो आप मत घबराइएगा, आप इसको इक्विवेलेंट करंट मान लीजिएगा और आपको पता है कि रिंग के सेंटर पे आता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, तो वहां से आपको सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आइए अपने उस टॉपिक पर चलते हैं कि मूविंग चार्ज के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो फोर्स कैसा लगता है, कितना लगता है, उसको क्विक रिवाइज कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज है वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो उसमें फोर्सेस किस तरीके का लगता है, कैसा लगता है, पार्टिकुलर मोशन कैसा होता है। तो आपको ये तो पता ही कि भाई मान लेते हैं कि इस रीजन के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, इनटू द प्लेन है ना, क्रॉस बना रहा मतलब इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ मान लीजिए b, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम है। अब मान लीजिए यहाँ पे q चार्ज को अगर मैं v वेलोसिटी से मूव कर दूँ, फाइन, तो ऑब्वियसली इस q चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो रहेगा। अब इस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आता है आपके पास, दैट एक्सप्रेशन इज F इज इक्वल टू q v क्रॉस b, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद होगा ही और याद होना ही चाहिए। इट इज F इज इक्वल टू q v क्रॉस b। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास में, क्रॉस प्रोडक्ट से फाइनल क्वांटिटी वेक्टर आनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी आपके पास में आ रही है। अब इसमें हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखते थे, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, अगर आप बात करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, या तो क्रॉस प्रोडक्ट देख लीजिए, v क्रॉस b कर लीजिए, नहीं तो आप जैसे आशीर्वाद मेथड से प्रोसीड करते हैं उस तरीके से आप क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे जो आशीर्वाद है वो किसको जाना चाहिए, आशीर्वाद किसकी तरफ जाना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, और यही हम पहले करते हुए आ रहे थे कि भाई हम जो हमारी हथेली है उससे जो हम आशीर्वाद दे रहे हैं दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, अगर आप बात करेंगे फिंगर्स, तो फिंगर्स किस तरफ होनी चाहिए आपके पास, फिंगर्स होनी चाहिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जो थंब आपको देगा, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मेरी बात समझ में आ गई। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स देखना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन में है, तो मैंने दिया आशीर्वाद। ठीक है जी, अब इसको ऐसे टर्न किया, फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कर दिया। अब जो थंब है आपको, थंब वो आपको फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है, किस तरफ आ रहा है, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, इस पे फोर्स कुछ इस तरफ देगा। और हमें ये भी दिखाई देता है कि हर एक इंस्टेंट पे जो फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है दिस इज इन दोनों से मिलके बनी है ये, और अगर ये इन दोनों से मिलके बनी है तो a क्रॉस b से अगर कोई चीज बनी है c, दैट c विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो ये जो फोर्स वही हमेशा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहेगा आपके पास में। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, इसका मतलब ये इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज नहीं कर सकता, ये स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, इसका वर्क डन जीरो होगा, इससे डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इस वाले स्पेसिफिक केस के अंदर ये जो पाथ दिखाई देगा आपको दैट इज सर्कुलर। क्लियर? अच्छा, पाथ सर्कुलर तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज q v क्रॉस b इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ऐसे आप लिख देंगे। अब मुझे पता है कि मेरे वाले केस के अंदर वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, दोनों में एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आप इसे लिखेंगे q vb इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इस v ने इस v को मार दिया तो रेडियस आ गया mv बाय q, दिस इज द रेडियस। इसका मतलब ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन करेगा और उसकी जो रेडियस हुई रेडियस इज इक्वल टू mv बाय qb, एंड दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये आपको याद रहना ही चाहिए और मेरे हिसाब से याद होगा भी, मतलब जब आपको बेसिक पढ़ाया गया था उस टाइम पे आपको ये याद हो गया होगा।
अच्छा, अगर आप बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, यही होता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पूछ सकता है कभी कि रेडियस क्या है, किसका बड़ा है किसका कम है, टाइम पीरियड कैसा है। तो अगर आप टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई, रेडियस की जगह आ गया एम वी डिवाइड बाई क्यू बी डिवाइड बाई वी, इसने इसको मार दिया, टाइम पीरियड आ गया बच्चों 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी, ये आपके पास में इसका टाइम पीरियड आ गया। इसके अलावा कुछ भी पूछ सकता है, एंगुलर मोमेंटम पूछ सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम मुझे पता है कितना होता है, एम वी आर, आप पुट कर दीजिए, आर पर रेडियस एम वी बाई क्यू बी, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्यू बी। तो कुछ भी पूछे आप उससे बता सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है आपके पास, क्लियर। तो हमें हमेशा हम कोशिश आप ये रखिएगा कि वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर रहे। हमेशा आप कोशिश करिएगा कि वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर रहे। अगर कोई ऐसा केस भी बन रहा है जिसमें वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम उसका कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे। एक वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के पैरेलल होगा या फिर मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में होगा, उसकी वजह से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा, बिकॉज वी और बी में एंगल 0 हो जाएगा, तो ये फोर्स वाला टर्म 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और खतरे वाली बात वो क्या है आपके पास में कि यहाँ से जो आप थंब की डायरेक्शन जो दे रहे हैं, ये सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज, ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आपके पास में कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो जो डायरेक्शन थंब से आई है उसका उल्टा लेना है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि थंब से जो डायरेक्शन मिल रही है वो डायरेक्शन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर आपको नेगेटिव चार्ज के लिए देखनी है तो जो डायरेक्शन थंब की आई है पॉजिटिव चार्ज के लिए, पहले वो देख लो, फिर उसका जस्ट अपोजिट, क्लियर। तो ये बेसिक चीज थी आपके पास में, जिसमें हमने रेडियस और वो सब टर्म्स की बात की है। अब इस पर किससे प्रॉब्लम्स किए थे उसके वक्त देख लेते हैं अपने, फिर अपने आगे। तो कभी भी आपके पास मूविंग चार्ज वाले सवाल रहे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना, तो एक तो डायरेक्शन से ढंग से देख लीजिएगा। जो मैथड से मैंने दिखा दिया कि आशीर्वाद मैग्नेटिक फील्ड को देना है, फिंगर्स वेलोसिटी डायरेक्शन में करनी है, तो थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। एक तो ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा। दूसरा, सबसे पहले आप सेंटर ढूंढिए। अगर आप सेंटर ढूंढने तो काम बनता है। जैसे मान लीजिए मैं सवाल बताता हूँ आपको, ऐसा कोई सवाल आपको बना दिया, जैसे ऐसा सवाल दे दिया कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, उसका मास m है, वो यहाँ पे v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जा रहा है, अब इसका पाथ की ट्रेजेक्ट्री पूछे, कैसे ट्रेजेक्ट्री होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कैसा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे से डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसे देखूँगा, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स कर दिया, थंब यहाँ पे आया, तो फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगता हुआ दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में। और फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो सेंटर भी इसी लाइन के अलोंग होगा। वही जो अगर ये सर्कुलर मोशन आगे कैरी करने वाला है, और अगर सर्कुलर मोशन कैरी करेगा तो उसका सेंटर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन बना लीजिए आप, ऊपर या फिर नीचे। अब सेंटर या तो ऊपर होगा फिर नीचे होगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है सेंटीमीटर फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेंटर होगा, और कितनी दूरी पे होगा रेडियस भी पता है, दैट इज एम वी बाई क्यू बी। तब कहानी खत्म होगी, बात ही खत्म होगी। अगर ये सेंटर है तो इसे कोरस्पॉन्डिंग सर्कल बना दीजिए आगे, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाएगा सिमेट्रिकली। यहाँ पे ये ऐसे, ये वाला एंगल आपके पास में थीटा था यहाँ पे, तो ये वाला एंगल आपके पास में यहाँ पे थीटा रह जाएगा, ऐसे ये थीटा से ये थीटा हो जाएगा, कहानी खत्म। तो सेंटर ढूंढना अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंटर पकड़ पाएंगे तो काम बन जाएगा। फिर क्या क्या पूछ सकते हैं, कितनी डेप्थ अंदर गया, ये डेप्थ पूछ लेगा। तो आप क्या करेंगे, ये वाला एंगल आपके पास में थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा हो गया। अरे सही भाई, ये वाला थीटा तो यार 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है तो ये थीटा। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास में ये पूरी रेडियस होगा, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी r cos थीटा। तो ये डेप्थ कितना होगा, ये वाला पार्ट, तो ये तो पूरी रेडियस के बराबर होगी, तो डेप्थ आपके पास में जो आ गया दैट इज r माइनस r cos थीटा। सिमिलरली और क्या सवाल हो सकता है, अगर यही नेगेटिवली चार्ज होता, अगर यही नेगेटिवली चार्ज होता तो सेंटर तो इसे परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग आता, पर नेगेटिवली चार्ज होता मतलब थंब इधर बता रहा है, पर नेगेटिव चार्ज होता हमें उसका अपोजिट करना है। सेंटर कहाँ पे दिखाई देगा बच्चों, यहाँ पे दिखाई देगा, सेंटर यहाँ पे दिखाई देगा, तो ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देंगे आप, समझ में आ गया। अब क्या, फिर ये सर्कल हो गया, सर्कल सेंटर हो गया, तो ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे कैसे निकल जाएगा, हो जाएगा। तो आप दो चीज़ों का ध्यान रखिए, सबसे पहले डायरेक्शन, सबसे सेंटर ढूंढिए। सेंटर अगर आपको मिल जाएगा तो सवाल सॉल्व ही हो जाएगा। सेंटर कैसे मिलेगा आपको, वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर होगा, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर लाइन पे होगा, और आप सेंटीमीटर फोर्स से देख लीजिए किस तरफ होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, तो वहाँ से आपको इस चीज़ की क्लियरिटी मिल जाएगी।
मेरी बात सुन रही है? यहाँ से टाइम पीरियड वगैरह कुछ भी कोई भी चीज़ हो तो आप कर पाएंगे, पर बच्चों सबसे पहले आप क्या ढूंढ लेना है, यहाँ पे सेंटर ढूंढ लेना, सेंटर ढूंढ लेंगे तो बात बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद में और कुछ था, इसमें कई वैरायटी के सवाल आपको दिखाए गए थे, कभी किसी एंगल पे करवाया, कुछ भी डिफरेंट एंगल्स पे करवा के, जैसे मान लीजिए अभी ये थीटा पे है, फिर 90 डिग्री पे करवाया, फिर ऐसे भी सवाल थे आपके पास, विकेट्स की कुछ स्पेसिफिक विड्थ कर दी, ऐसे परपेंडिकुलर इसके अंदर आया तो बोला कितने एंगल पे बाहर निकलेगा। तो सब सवाल में जो चीज़ मैंने बता दी वही चीज़ फॉलो करनी है आपको। सबसे पहले सेंटर ढूंढ लीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए, सेंटर मिल गया, सारी कहानी खत्म, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा क्या होता है, अभी तक बच्चों जितने भी सवाल अपने ने किए थे उसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर थे। इस वाले केस में भी ऐसे ही था, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। पर हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है आपके पास। तो अब अगर आपके पास वो वाले केस हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं हो, तो वो केस कैसे बनते हैं, ऐसा बनेगा आपके पास, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ऐसे कुछ वेलोसिटी है, और दोनों में एंगल कितना है आपके पास थीटा। बात समझ में आ गई? मतलब इस वाले रीजन के अंदर इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब आप क्या करना है, वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़ लेने हैं। एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर आ गया v cos थीटा, एक बच्चों कंपोनेंट आ गया v sin थीटा। अब देखिए v cos थीटा इसके पैरेलल है, और फोर्स का एक्सप्रेशन था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो ये फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर ये फोर्स की वैल्यू जीरो होगी मतलब इस वाली वेलोसिटी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इस वाले पे लगेगा। तो इस वाले फोर्स आएगा तो फोर्स कितना आएगा आपके पास में, अब की बार आप बोलेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, में v की बजाय क्या पुट होगा, v sin थीटा पुट होगा। क्यू वी क्रॉस बी सेम का सेम यूज कीजिए, पर यहाँ पे जो v आएगा वो कितना आएगा, v sin थीटा। हम इस क्रॉस प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ ही नहीं रहे हैं, हम पहले ही थीटा को 90 कर दे रहे हैं। अब वो पता है अगर a क्रॉस b को अगर आप खोलते हैं तो वो बनता है ab sin थीटा। तो अगर आपके पास में आप थीटा की वैल्यू पहले ही 90 रख ले रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना आपको। तो आपने बोला सर ये मैं यहाँ पे v की जगह b sin थीटा पुट करूँगा, तो सबके सब एक्सप्रेशन में ऐसे ही हो जाएगा। तो रेडियस क्या बनेगी, रेडियस बनेगी mv sin थीटा डिवाइड बाई क्यू। पहले mv बाई क्यू था, पर अभी जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर पाथ के लिए वो v sin थीटा होगी। सिमिलर टाइम पीरियड में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, देखो टाइम पीरियड के लिए वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर अब की बात जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, वो पाथ सर्कुलर होगा क्या, नहीं होगा पाथ। देखिए इसकी वजह से सर्कल आएगा, इसकी वजह से सर्कल आ रहा है आपके पास में, और ये आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो कैसा पाथ आएगा बच्चों, हेलिकल पाथ आएगा, पाथ विल बी हेलिकल। ये हम चर्चा की थी। और ये वाला जो पार्ट था आपके पास में जिसमें फोर्स और मूविंग चार्ज है, अगर आपको उसमें क्लियरिटी नहीं है तो आप बेसिक लेक्चर एक बार देख लेना चाहिए। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि सर v sin थीटा जो है वो ऐसे सर्कल में घुमा रहा था, अब v cos थीटा बोल रहे भाई साहब आगे चलो, अब ये सर्कल में भी घूमना है आगे भी चलना है, तो कैसा पाथ पकड़ लेगा, ये हेलिकल पाथ पकड़ लेगा। फिर अब हेलिकल पाथ के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, दैट इज नेम्ड एज पिच। पिच का मतलब क्या है, पिच का मतलब होगा ये जो दो कॉन्सिक्यूटिव जो पोजीशंस होंगी इसके बीच में दूरी कितनी है। जैसे यहाँ से चलना शुरू हुआ, ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आया, तो ये कुछ आगे चला गया ना, कितना आगे चला गया। तो आप देखिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अगर आप देखें तो देखिए यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से चलना शुरू हुआ, पहले सर्कल घुमा दो पूरा, ऐसे वहाँ पे आएगा, तो एक टाइम पीरियड में कितना आगे जाएगा, वो तो पिच है, ऐसे करके ऐसे पहुंचा। तो एक टाइम पीरियड में आगे किसकी वजह से जा रहा है, v cos थीटा की वजह से, घूम किसकी वजह से रहा है, इसकी वजह से रहा है। तो अगर आप पिच की बात करें तो पिच कितना आएगा मेरे पास, पिच आएगा v cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड मुझे पता है कितना है, टाइम पीरियड इज 2πm/qb, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/qb। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपके पास में हेलिकल पाथ आपके पास रहता है। अगर आपके पास में, सुनना मेरी बात को, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो पाथ विल बी सर्कुलर। अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर देन पाथ विल बी सर्कुलर। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कुछ एंगल है आपके पास में तो पाथ सर्कुलर नहीं होगा, देन पाथ विल बी हेलिकल, देन पाथ विल बी हेलिकल। क्लियर है ये बात? अगर ऐसा ही हो जाए आपके पास में कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है तो ये अनडायरेक्टेड मूव कर जाएगा, तो फोर्स ही नहीं रहेगा आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो ही है, फोर्स ही नहीं रहेगा तो अनडायरेक्टेड मूव कर जाएगा। अब बच्चों कई बार आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड भी देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देता है, दोनों देता है। तो उस वाले केस में कैसे करते हैं, तो कुछ खास नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स दिखना आता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स दिखना आता है, दोनों को देख लो, उनका इफेक्ट देख लो, बात बन जाएगी। मैं समझाता हूँ आपको। ऐसे बोले से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी है। अब आपको बोला गया कि क्यू चार्ज है, आपको बोला गया कि ये क्यू चार्ज अनडेविएटेड मूव करना चाहिए। कैसा मूव करके, अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब फेस में चलना चाहिए,
क्या अनडिवाइडेड कैसे मूव करेगा, इसमें तो एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ एफ मैग्नेटिक, और वो कितना है क्यू वी बी। तो हम क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, किस तरफ लगा दो, नीचे की तरफ लगा दो। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो एक फोर्स नीचे की तरफ दैट इज क्यू ई। अब ये दोनों आपस से बैलेंस आउट करें, दैट इज क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। इसने इसको मान दिया। तो आपके पास में अगर मुझसे कोई पूछे भी कि ई की वैल्यू कितनी रखूँ ताकि अनडिवाइडेड मूव हो जाए, तो ई की वैल्यू वी मल्टीप्लाई वी के बराबर होनी चाहिए। लोग इससे वेलोसिटी सिलेक्टर भी बना देते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर नाम का एक डिवाइस है जो एक स्पेसिफिक वेलोसिटीज के इलेक्ट्रॉन्स को या फिर चार्ज पार्टिकल को पिक करने के काम आता है, तो वो भी इसे बना देते हैं। तो कभी आपके पास में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है देन पाथ विल बी सर्कुलर। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है देन पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, कोई डायरेक्शन होगा ही नहीं। अगर उनके बीच में कुछ एंगल है देन पाथ विल बी हेलिकल। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्बिनेशन भी है तब वो मतलब इस वाले केस में अगर आप देख रहे हैं तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है पर अनडायरेक्टेड मूव कर जा रहा है, बिकॉज जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो किससे बैलेंस आउट हो जा रहा है, आपके पास में इलेक्ट्रिक। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए आपके पास में कि आपको ऐसे बोल दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्यू चार्ज को रेस्ट से छोड़ दिया, क्लियर, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपसे पूछा कि बताइए कैसा पाथ आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि इनिशियली रेस्ट पे था। इनिशियली अगर ये रेस्ट पे था तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से किस तरफ फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इधर जाना शुरू होगा। जैसे इसकी इधर वेलोसिटी आएगी, अभी तो रेस्ट पे है, ये इधर आएगा तो वेलोसिटी आएगी, जैसी वेलोसिटी आएगी वैसे मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा आजा भाई अब हमने फोर्स लगाते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स के कुछ पाथ ऐसा आता है, ऐसे करके कुछ ऐसा पाथ आता है। और ये पाथ अगर आप एक्चुअली पूरी इक्वेशन देखें तो टफ है वो इक्वेशन, पूरी इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो साइक्लोइड आता है, दिस पाथ इज साइक्लोइड। क्लियर? आपसे क्या पूछ सकता है, साइक्लोइड की इक्वेशन नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे x नोट कोमा y नोट पे पहुंचा, अगर x नोट कोमा y नोट पे पहुंचा तो बताइए कितनी वेलोसिटी होगी, इतना पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछेगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, रेस्ट से चला यहाँ पे पहुंचा, वेलोसिटी पूछिए, एक बार आप करके देखेंगे, करके बताइए। हाँ भाई, तो हम इसमें देखेंगे कि अगर आपके पास फिजिक्स में कभी भी आपके पास कभी भी फिजिक्स के अंदर पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी की बात है, किसकी बात है, पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी की, देन ऑलवेज गो विद वर्क एनर्जी थ्योरम। वो आपको सबसे आसानी से सवाल सॉल्व करवाएंगे। तो आप मैं यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट में वर्क एनर्जी थ्योरम बनाता हूँ, दो ही फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही, तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो जीरो। सर कैसे जीरो, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है तो पावर डेरिवेटिव जीरो, और पावर डेरिवेटिव जीरो है तो वर्क डन भी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कितना है आपके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन दैट इज q e नॉट मल्टीप्लाई x नॉट, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप देख रहे हैं तो कितनी, दैट इज हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल जीरो थी आपके पास में, तो कितना गया 2q e नॉट x नॉट डिवाइड बाय m मल्टीप्लाई रूट, ये वेलोसिटी आ गया। तो ज़्यादा ऐसा कुछ पूछ सकता है, पाथ की इक्वेशन नहीं पूछेगा, साइक्लोइड पाथ है, गंदी इक्वेशन बन गई, नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आपके पास में ये वाला पार्ट आसान रहता है कि मूविंग चार्ज के ऊपर क्या फोर्सेज लग रहे हैं, जिसको आप ढंग से देख के जाइएगा। सवाल थोड़े से आपको जो थ्योरी में लिखवाए गए थे, नोट्स में लिखवाए गए थे, वो आप ढंग से जरूर देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है दैट इज फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। और ये जो आपके पास फोर्स ऑन मूविंग चार्ज आपने पढ़ा ना, सेम उसी का ही पार्ट है, बस थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, इसी वजह से करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगता है, बिकॉज एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आपके पास में, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन पे या फिर मूविंग चार्ज पर फोर्स लगने लगता है। एक्सप्रेशन क्या आता है, वो ड्राइव में नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ड्राइव में दिखाया था। एक्सप्रेशन था F इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। अगर छोटे से एलिमेंट पे आप डी एल फोर्स की बात करें तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आता है फोर्स का, F इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। अच्छा, ये डी एल क्या है, लेंथ एलिमेंट है, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डी एफ छोटे से लेंथ एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स है। अब अगर आप देखिए डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर, क्योंकि लेंथ की दो डायरेक्शन हो सकती है ना, मैं बोलूँ ये मार्कर है, इसकी लेंथ है, तो ऊपर भी लेंथ वेक्टर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इसके जो लेंथ वेक्टर है, द डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट।
जो डायरेक्शन आपके पास में करंट की होगी वही डायरेक्शन आपके पास में डीएल वेक्टर की। बात समझ आ गई? ये बात आप ध्यान रख दीजिएगा कि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में देखनी होगी तो ऐसे हम देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन देखनी हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे अगर आप देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसमें आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद देना है, जो अभी तक हम करते आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को क्या देना है बच्चों? आशीर्वाद देना है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर लेना, करंट डायरेक्शन में फिंगर कर लेना। तो थंब होगा आपको, थंब वो किसकी डायरेक्शन दे देगा? फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद, करंट डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सवाल हमने ये किया था, क्लास के अंदर किया था ये वाला सवाल, यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग वायर को रखा हुआ है ऐसे। ठीक। अब आप देखिए, आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर परपेंडिकुलर हो, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो थीटा बीटा लेना पड़ेगा। अभी आप देखिए, आपको जो लेंथ वेक्टर है वो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं है? परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर है तो मान लेता हूँ मैं ये वाली लेंथ कुछ मेरे पास में एल है, ये वाला एंगल कुछ थीटा है। अगर ये एल है, ये थीटा है, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस क्या बनेगी आपके पास? दिस विल बिकम एल बाय साइन थीटा। सही, एल बाय साइन थीटा। तो फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा आई, एल की जगह आ जाएगा एल बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बी। डायरेक्शन कैसे देखूंगा? तो वही चीज, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, थंब इस तरफ आ रहा है, तो ये आपके पास में फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी इसके परपेंडिकुलर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जो बात आपको बता दी, आप उसी से आगे प्रोसीड करते करते आप सवालों को सोल्व कर लेंगे, आप फंसेंगे नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास में आर्बिट्री शेप पे कभी आपको देखना हो, मान लीजिए आपके पास ऐसे एक आर्बिट्री शेप है, कोई भी ऐसा आर्बिट्री शेप, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा हुआ है। ठीक है, अभी हम देख रहे थे फोर्स ऑन आर्बिट्री शेप वायर क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बात, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो बात ध्यान रखिएगा, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा तब आप ये नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा कभी हो तब आप क्या करना कि इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना, मतलब आप इस वाली वायर को रिप्लेस करके ऐसे, इसका नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी मान लीजिए, इसको हटा के इसका नाम एक्स और वाई मान लीजिए ना, एक्स और वाई। अब आप क्या कीजिए, इस आर्बिट्री शेप को, टेढ़ी मेढ़ी शेप को हटा के एक सीधी वायर बना दीजिए जो एक्स और वाई को ज्वाइन करती है, ऐसे एक्स और वाई को ज्वाइन करती है वायर बना दी, एक्स और वाई। यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आप इसे फोर्स देखें तो फोर्स क्या लिख देंगे? अब इसकी जो डायरेक्टली लेंथ आ जाएगी वो कुछ मान लीजिए कुछ एल आ गई आपके पास, तो एफ हो जाएगा आई एल पी। तो कभी भी आर्बिट्री शेप की वायर आपके पास में हो, आर्बिट्री शेप की वायर हो, तो आप उसके डायरेक्टली एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप उसे फोर्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आर्बिट्री शेप वाला पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, पर कब करना है? जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अंदर है। अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तब आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड सवाल अपने कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक सेमी सर्कल है ना आपके पास, सेमी सर्कल मान लिया, ठीक है, और इसकी रेडियस कुछ यहाँ पे आर मान ली, और इससे कुछ करंट फ्लो कर रहा है आपके पास में, आई करंट फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट का नाम कुछ एक्स हो गया, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ वाई हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड आप सबसे पहले वाले केस से मान लेते हैं कि B इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप, बी इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप। तो पूछा गया फोर्स कितना लग रहा है आपके पास, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ऐसा सेम सवाल, शायद यही सवाल हमने नोट में भी किया हुआ होगा, पर प्रैक्टिस के लिए सवाल आपका ठीक रहता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, करेंगे इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखिए फटाफट। ये 3 केस लिख देता हूँ मैं, सेकंड लिख देता हूँ, B इज इक्वल टू बी नॉट जे कैप। अच्छा, आई जे है कहाँ पे? ये आई है और ये जे है, तो सिमिलरली के कैप परपेंडिकुलर आ जाएगा। और थर्ड केस आपके पास में है, दैट इज B इज इक्वल टू बी नॉट के कैप। इन तीनों केस में आप मुझे निकाल के बताइए कि ये जो आपका सेमी सर्कुलर आर्क है, इसके ऊपर कितना कितना फोर्स आ रहा है, किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, करिए बताएंगे? ठीक है, करिए। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर आप नहीं किया आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप, हमें ये बताया गया कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम एक्स वाई को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लेंथ बन जाएगा, दैट लेंथ इज 2r। एक्स और वाई को अगर आप ज्वाइन करेंगे लेंथ कितना बन जाएगा? 2r बन जाएगा। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? सेम से फ्लो करवा दिया। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरफ है, ये तो है आपके पास में। अच्छा, अब एक्सप्रेशन होता है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या फिर डी एल क्रॉस बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं तो लेंथ भी इसी तरफ, बिकॉज लेंथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से मैच करती है। दोनों मतलब लेंथ भी
इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे थीटा जीरो आ जाएगा, और थीटा जीरो आ जाएगा, थीटा ऐसा बना ना आई डी एल बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो, तो फोर्स भी कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस का जो जवाब होगा इट इज एफ इज इक्वल टू जीरो। सेकंड केस में हम चलते हैं। सेकंड केस में सेम हमने वायर को ऐसे रिप्लेस कर दिया, एक्स और वाई पॉइंट के बीच में इसकी लेंथ कुछ 2r हुई, करंट कुछ है ज़रा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऊपर की तरफ है। अब आप देख लो डायरेक्शन, करंट ऑब्वियसली फोर्स तो आएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी अगर मैं करूँगा तो आई एल की जगह आ गया 2r और ये बन गया b, क्योंकि एंगुलर वो चक्कर नहीं है, एंगुलर चक्कर इसलिए नहीं है आपके पास कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे साइन थीटा आना था, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90 चली जाएगी तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, तो डायरेक्शन के लिए मैंने देखा तो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, करंट की डायरेक्शन में फिंगर से, थंब किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तब क्या बोलेंगे, जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज इन के कैप। दिक्कत ठीक है। अब बच्चों थर्ड वाले केस के अंदर चलते हैं। अगेन वही वायर, यहाँ पे ये पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट आपके पास में y है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इस बार कहाँ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट कैसा फ्लो कर रहा है, कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है। अगर ऐसा केस है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो मैंने ऐसे आशीर्वाद दिया मैग्नेटिक फील्ड को, करंट की तरफ फिंगर्स की थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो फोर्स इस बार नीचे की तरफ आएगा, और अगेन इट विल बी आई टू आर टी। तो आपके पास में कभी भी आर्बिट्रेरी शेप हो, जैसे यार ये आर्बिट्रेरी शेप है ना आपके पास में, इसके हर एक एलिमेंट में फोर्स देख पाने में बहुत दिक्कत है, बिकॉज हर एक एलिमेंट में कभी इधर लग रहा होगा, एक पे इधर लग रहा होगा, फिर रिजल्टेंट निकालना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्बिट्रेरी शेप की वायर आपके पास में रहेगी, तो आप उसे ज्वाइन करके एक स्ट्रेट वायर बना सकते हैं। इसमें एक सवाल ऐसा ही बन सकता है आपके पास में कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक, और आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आपके पास बाहर की तरफ है, तो आपसे बोला क्या, बताइए इसमें टेंशन कितना डेवलप होगा, लूप में टेंशन कितना डेवलप होगा, ये पूछ लिया सवाल के अंदर। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं नेट फोर्स पूछूं एफ नेट ऑन लूप, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ एफ नेट ऑन लूप, ये कितना आएगा, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए साथ में, और एक बात और बताइए टेंशन कितना डेवलप होगा, टेंशन इन लूप कितना होगा, दोनों चीज़ें आप निकाल के बता दें। लूप की रेडियस कुछ आर मान लीजिएगा ना, ये सब किए कराए सवाल है, बस मैं वही सवाल कर रहा हूँ जो करने से बात बन जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपको एफ नेट चाहिए तो एफ नेट के लिए अगेन ये आर्बिट्रेरी शेप का लूप है, मतलब हमें तो स्ट्रेट वायर में फोर्स पता है, ये आर्बिट्रेरी शेप है, तो अगर आप इसके एंड पॉइंट ज्वाइन करेंगे, मतलब अगर कभी आर्बिट्रेरी शेप हो तो हम एंड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, तो एंड पॉइंट डिस्टेंस तो जीरो है, तो एफ कितना आ जाएगा आपके पास, एफ ऑन लूप जो आपके पास में आएगा दैट इज जीरो। पहले आपको ये तो बताया था, कभी कोई आर्बिट्रेरी शेप की वायर आपके पास में हो या फिर कोई लूप हो, तो आप उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे तो एंड पॉइंट्स की डिस्टेंस जीरो है, तो फोर्स ऑन लूप भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेंशन की अगर आप बात करें, टेंशन कैसे निकालें, देखो ऐसे आपके पास में यहाँ पे लूप है, ठीक, इसको ऐसे बीच में से कट कर दीजिए, कट कर दिया तो अब ये ऐसा बन गया, ठीक है, इस पे इस तरफ इधर टेंशन लग रहा होगा, एक इधर टेंशन लग रहा होगा, मैंने लूप को कट कर दिया तो नीचे वाला लूप ऊपर वाला लूप पे टेंशन लगा रहा होगा, नीचे की तरफ वो मैंने लिख दिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है आपके पास में, बाहर की तरफ है, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे फोर्स सीखेंगे तो फोर्स आएगा आई टू आर मल्टीप्लाई बी, अरे ये तो आएगा भाई, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ दैट इज आई टू आर बी, ऐसे ही, और ये किसके बराबर होगा, 2t के बराबर हो जाएगा, तो आई टू आर बी इज इक्वल टू 2t, 2 ने 2 को मार दिया, t की वैल्यू आ गई आई आर बी, बिकॉज जो भी आपके पास से मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है इस लूप के ऊपर वो कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन बैलेंस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स में लिख लिया, उसको 2t के बराबर कर दिया तो बात बन गई। क्लियर है, तो कहीं भी इस तरीके का सवाल आपके पास में रहे तो आप इस तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब एक आपके पास में इस तरह का सवाल कई बार देखा जाता है कि यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे भी ऐसे करंट कैरिंग वायर है, अब ये बोल दिया कि तो अटैच कर रही है कि रिपेयर कर रही है, अब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बस ये ऐसे करंट कैरिंग वायर आपको बता दी है, तो हम क्या बोलेंगे, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो आप बताइए अटैच करेगी रिपेयर करेगी, और यहाँ पे ये बता दीजिए फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा यहाँ पे,
मैं प्रोसीड कर रहा हूँ इसको, आप स्क्रीन पोज कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो आपको पता है करंट ऐसे जिसके से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वाले करंट कैरी करके से अंदर की तरफ आएगा। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा। अब आप देखिए, अच्छा इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो फोर्स किस तरफ जाएगा, इस तरफ फोर्स आएगा। सिमिलरली अगर आप इस पर चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, जिस पे फोर्स इस तरफ आएगा। दोनों अट्रैक्ट कर रही है, बोथ आर अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। ये डिस्टेंस कुछ डी मान लेता हूँ मैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी इसकी वजह से, इसका नाम I1 I2 देता हूँ। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट इज म्यू बाई 4 I बाई डी। यही आता है यार, एक इनफाइनाइट वायर मान लेते हैं, ये वायर आपके पास में इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना आएगा, ILB I2 और पर यूनिट लेंथ चाहिए तो 1 मीटर लेंथ हो गया आपके पास में, दैट इज आसान आ गया। तो ये आपके पास में फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा होता तो बोथ वायर रिपेल करती, दोनों रिपेल करती, वैल्यू आपके पास में सेम रहती। फिर इसके बाद एक नई टर्म आपके पास में इंट्रोड्यूस होती है दैट इज नेम्ड एज मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट और कई बार जैसे कस्टमाइज है ना, ये मतलब बनाया गया, मतलब सवालों को इजी सोल्व करने के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट का टर्म बनाया गया। पर कई बार आपसे डायरेक्टली इसी का सवाल आ जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो वो ढंग से देखिएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू को इसको बोलते हैं NIA, NIA ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज NIA। फिर ये एक्सप्रेशन है। N तो हो गया आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। I हो गया करंट और A आपके पास में एरिया वेक्टर हो गया, दिस इज एरिया वेक्टर। समझ में आ गई बात? अब कैसे करेंगे इसको, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस कुछ आपके पास में R है और इसमें से कुछ I करंट आपके पास से फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ मान लीजिए, किसी मैग्नेटिक फील्ड की मतलब नहीं, अभी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो अगर आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट लिखें तो आप क्या लिखेंगे, N नंबर ऑफ टर्न्स, एक सिंगल टर्न है, कोई और सिर्फ एक सिंगल लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 हो गया, I की जगह I और एरिया हो गया πr²। अब इसका वेक्टर क्वांटिटी सेंस कैसे देखेंगे, तो करंट जिस सेंस में रोटेट कर रहा है, करंट जिस सेंस में रोटेट कर रहा है वहाँ से आप चेक कर लेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ आएगा बच्चों, बाहर की तरफ आएगा, डॉट बना लेंगे। इसका जो सेंस है आप, या फिर इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, वो क्या होगा आपके पास, दैट इज सेम एज, कैसे चेक करें, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। करंट जिस सेंस में घूम रहा है उसकी डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स घुमा दीजिएगा, थंब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बता देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसमें देखते हैं, एक इसमें फोर्स वायर का कंसेप्ट होता है आपके पास में, फोर्स वायर का। तो आपको जैसे यहाँ पे फोर्स वायर है, 2 फोर्स वायर लगा दो, 2 लगाओ वायर, एक यहाँ पे एक से जस्ट नीचे, एक में करंट ऊपर की तरफ भेज दो, एक में अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इफेक्ट तो 0 बन जाएगा। भाई आपने एक ही पोर्शन पे 2 वायर लगा दी और दोनों में करंट का सेंस अपोजिट है तो कहीं भी उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, तो फोर्स वायर आप ऐड कर सकते हैं, उससे सवाल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसा सवाल दूँ, एक ऐसा एक सवाल दे दिया, इसकी रेडियस कुछ A है, इसकी रेडियस कुछ B है, करंट कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके इसमें कुछ ऐसे आ रहा है। अब आप क्या करिए, आप इतना ही था तो अब हम यहाँ पे 2 फोर्स वायर ऐड कर लेते हैं, एक यहाँ पे ऐसे, एक ऐसे जस्ट इसके नीचे, एक इसके हिसाब से आ जाएगा करंट और एक इसके हिसाब से आ जाएगा। क्लियर? तो अगर आप बड़े वाले लूप की वजह से देखेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, दैट इज I मल्टीप्लाई पाई b², और किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। दूसरा वाली की वजह से देखें तो कितना आएगा, I पाई a², तो सॉरी ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, बड़े वाले की वजह से कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ, सेंस देखा तो अंदर की तरफ आ रहा है, इसकी वजह से देखा तो बाहर की तरफ आ रहा है। नेट कितना बन जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट दैट इज I पाई b² माइनस a²। ये तो एक ही प्लेन के अंदर था, कई बार ऐसे रहता है आपके पास में, ऐसा आउट ऑफ 2 प्लेन में आ गया, तब कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे अभी एक लूप है ना, तो यहाँ पे फोर्स वायर लगा दो तो 2 लूप बन जाएंगे, इसकी वजह से निकाल दो, इसकी वजह से निकाल दो, फिर वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों कई बार इसका डायरेक्टली सवाल आ जाता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकाल के बताओ, तो ये आपसे ढंग से देख के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा रहा है। ओके, अब आइए थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट में टर्म जो आपने पढ़ी है ना, ये आपको टॉर्क और पोटेंशियल दिखाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहीं पूछा टॉर्क, एक ऐसे कोई लूप है आपके पास में ना, यहाँ पे ऐसे एक लूप है, फिर इसमें कुछ ऐसे I करंट फ्लो कर रहा है,
और आपने इसको इधर ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो अगर आप इसे पूछे टॉर्क कितना है, तो एफ नेट तो इस पर जीरो है। अगर आप बात करेंगे एफ नेट, तो एफ नेट तो जीरो है, बिकॉज अगेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा एंड फोर्स को ज्वाइन करता है, एफ नेट जीरो है। पर टॉर्क आ जाएगा इसका, आप देखेंगे हर एक ब्रांच के ऊपर, तो फोर्स एक पे ऊपर की तरफ आएगा तो एक पे नीचे की तरफ आएगा, इस तरह कुछ रहेगा आपके पास में। इस पे फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, इस पे नीचे की तरफ, तो एफ नेट जीरो पर घूम जाएगा। तो आप यहाँ टॉर्क का एक्सप्रेशन जो आता है वो ऐसा आता है, म्यू क्रॉस बी। टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, म्यू क्रॉस बी। तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे देखेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट हम देखना सीख चुके हैं कि राइट हैंड थंब रूल से अगर हम चेक करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तब इसकी वैल्यूज निकाल के आप टॉर्क निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, लूप कैसे घूमेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड always tries to bring magnetic movement and magnetic field in same direction। कैसे, अभी मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ है, बाहर की तरफ है, और ये जो टॉर्क है वो इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा है तो कैसे घूमना पड़ेगा, लूप का ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे। तो अगर आप देखेंगे इसका नाम रख दूँ मैं पी क्यू आर एस, अगर पी क्यू आर एस, तो पी क्यू ऊपर की तरफ उठेगा, आर एस अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे। बात समझ में आ गई। तो कभी भी ये टॉर्क वाली बात है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, वैसे ये फॉल्स कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बस ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। अगर आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, उसका एक्सप्रेशन होता है माइनस म्यू डॉट बी, और ये कोई डिफरेंट नहीं है बच्चों। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करेंगे तो वहाँ पे था मैग्नेटिक मूवमेंट, वहाँ पे था आपके पास बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पे क्या सॉरी वहाँ पे था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे आपके पास है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो वहाँ पे टॉर्क था पी क्रॉस सी, तो यहाँ पे है म्यू क्रॉस बी, सही। वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस पी डॉट ई, यहाँ पे है माइनस म्यू डॉट ई। अब ये सब सवाल में क्या हो गया, आपको बोलते हैं रोटेट करेगा तो इतना एंगल रोटेट कर गया, जैसे मान लीजिए कुछ 90 डिग्री रोटेट कर गया, तो इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी हेल्प करेगी। आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से कर देना। तो पोटेंशियल एनर्जी आप डायरेक्टली लिख पाएंगे इस एक्सप्रेशन से बाहर, ठीक है। तो बच्चों ये वाला पार्ट लास्ट में जो डाइपोल वाला पार्ट था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वाला, वो इंपॉर्टेंट है, आप उसे ढंग से देखिएगा। इस सेक्शन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप जो भी चीज़ आपको वीक लगे, आप अपने नोट्स हैं, आपके लेक्चर वीडियोस हैं, वहाँ पे आप ढंग से गो थ्रू करिएगा और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, खुद से पढ़िए, खुद से मैक्सिमम टाइम डिवोट कीजिए। अभी वही टाइम है कि आप सेल्फ स्टडी पे पूरा ध्यान रखिए, तो आपको ब्रेन शार्प होगा। बार बार वीडियोस देखने से कई बार क्या है, दिमाग की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।